Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So आज है 19th of April and दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो आज की पहली न्यूज इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं हिंदू न्यूज़पेपर से, इट इज बेसिकली रिगार्डिंग अ यूएस स्टेटमेंट वेयर इट हैज शोन हिज इंटेंशन कि अगर यहाँ पे रशिया यूक्रेन की टॉक्स फेल होती हैं, ये यूएस या नॉट यूएस बट रशिया यूक्रेन में से कोई भी पर्टिकुलर पीस प्रोसेस के अंदर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो यूएस यहां से बैक ऑफ कर जाएगा, यूएस इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक सिग्नल दिया जा रहा है टू बोथ यूक्रेन एंड रशिया, मोर स्पेसिफिकली टू यूक्रेन, कि आप प्लीज जो भी पीस की डील हो रही है उसमें प्लीज आप सपोर्ट करिए, अदरवाइज यूएस वुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट एंड फिर इसका सॉल्यूशन निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे बिकॉज हम फिर से रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो ऑल्दो 2-3 साल से आपका ये 3 साल हो चुके हैं इसको वॉर को चलते हुए और कहीं ना कहीं वेरीनेस जो है वो यूक्रेन में भी आ गई, रशिया में भी आ गई है और हम लोगों में भी आ चुकी है कि भाई 3 साल हो गए इसी वॉर को पढ़ रहे हैं। क्लैट में इस पे सवाल आ भी चुका है तो बट फिर भी आ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अब जो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही है कि रेदर देन हम बिल्कुल अंदर तक जा रहे हैं उस टॉपिक के, सिर्फ उस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको हम यहां कवर करेंगे। एक और मेरी आपसे एक ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है कि आप सिंपली गूगल पे रशिया यूक्रेन वॉर सर्च करिए और उसके अंदर में आप जाइए इमेजेस के ऊपर पे और उसमें मैप सर्च करिएगा, क्योंकि अगर आप उन लोकेशंस को मैप में देख लोगे तो आपके लिए वो याद करना इजी हो जाएगा और ट्राई करना उसको हाथ से ड्रॉ करने के लिए। तो 1-2 बार आप ड्रॉ भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डोनबास रीजन क्या होता है, डोनेट्स्क क्या है, लुहांस्क क्या है और क्रीमिया क्या है, बिकॉज ये 4 ही चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम में अलग से पता होनी चाहिए। अगर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वहां से बन सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन वॉर है ये आपका दिस फेज ऑफ वॉर वाज इनिशिएटेड ऑन 2022 इन 2022। एग्जैक्ट डेट भी अगर पूछी जाए तो 24 फरवरी 2022 है, बट बिफोर दिस फेज ऑफ वॉर हैड बिगन, इससे पहले आपका जो रशिया है वो यूक्रेन को एक बार पहले 2014 में अटैक कर चुका था और उस टाइम में क्रीमिया करके रीजन है जो बिल्कुल आपका मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, ब्लैक सी से कनेक्ट करता है और इस पर्टिकुलर रीजन को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था एंड वही गलती जो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के साथ करी गई थी कि जब हिटलर भी कुछ एरियाज को ऑक्यूपाई कर रहा था, वेस्टर्न कंट्री ने इस बार ये पर्टिकुलर गलती रशिया के साथ करी, पुतिन के साथ करी कि जब क्रीमिया को उसने ऑक्यूपाई किया उसके बाद दे केम ऑन द पीस टेबल और यहां पे समहाउ द इंप्रेशन वाज कि वेस्टर्न कंट्री चाहती है ठीक है आपने क्रीमिया को ऑक्यूपाई कर लिया, अब आप क्रीमिया रख लो बट आप इसके आगे मत करना। बट जस्ट लाइक हिटलर ने जब यहां पे उसने पोलैंड को और उन सबको अटैक किया और किसी ने भी वहां पे रिपेल नहीं करा तो आगे जाके उसने बाकी सब कंट्रीज पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। समथिंग सिमिलर हैपेंड इन दिस केस ऑफ रशिया यूक्रेन आल्सो कि इन 2014 ही ऑक्यूपाइड क्रीमिया एंड व्हेन ही फेल्ट लाइक कि द वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट डूइंग एनीथिंग और दे हैव एग्रीड टू माय ऑक्यूपेशन, ही अगेन लॉन्च्ड अ फुल ऑफेंसिव इन 2022 on 24 February 2022 on your Ukraine and specifically जो रशिया से टच करता हुआ यूक्रेनियन रीजन्स है जिसको बोला जाता है डोनबास रीजन, ठीक है। डोनबास रीजन है तो डोनबास रीजन के अंदर में 2 उनके आप प्रोविंसेस कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, सैटेलाइट स्टेट्स कह लीजिए। एक तो है उसके अंदर में डोनेस्क और लुहांस्क, इन दोनों रीजन के ऊपर पे आपके रशिया ने अटैक किया एंड यहां पे इन 2 एरियाज की खासियत यह है कि दोनों के दोनों रशियन पॉपुलेटेड स्टेट है। रशियन इज बेसिकली कि रशियन स्पीकर्स को रशियन बोला जाता है, अदरवाइज एथनिकली यूक्रेनियंस और रशियन सेम है आपके। तो यहां पे डोनेस्क और लुहांस्क के अंदर में जो रशियन स्पीकर्स थे दे सेड कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो है वो इनको इल ट्रीट कर रही, डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो उस पर्टिकुलर चीज का कंटेक्स्ट बना के यहां पे रशिया ने इस पर्टिकुलर रीजन पे अटैक किया एंड इट डिड नॉट सेड कि हम यूक्रेन के साथ पे वॉर पे हैं। रशिया ऑलवेज सेड कि हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन और हमारे कुछ पर्टिकुलर एम्स है इसके। जैसे पहला ये है कि इट वांट टू प्रिवेंट यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग नेटो। अब यहां पे नेटो आ गया तो मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली आपसे मैं फुल फॉर्म पूछूंगा, फुल फॉर्म बताइए मुझे। एक इसका बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। चलिए अगर आप और भी ज्यादा स्मार्ट है तो ये बता सकते हैं क्या मुझे कि एक हेडक्वार्टर है और एक इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर कहां पे और इसका फॉर्मेशन
डेट या ईयर बता दीजिए, दैट्स मोर देन इनफ, पूछा जाएगा तो यही है। तो यूक्रेन वाज ट्राइंग टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो, और रशिया जो है वो ये नहीं चाहता कि जो एक प्रो वेस्टर्न अलायंस है जो बनी ही यूएसएसआर को यहाँ पे काउंटर करने के लिए थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, वो उनके बॉर्डर के बिल्कुल पास आ जाए, बिकॉज अगर यूक्रेन में भी नेटो आ जाएगा तो जो नेटो है वो बिल्कुल रशिया की बॉर्डर्स पे आ जाएगा। सो इट नेवर वांटेड इट। सेकंड, एज इट क्लेम्स, ये रशिया का क्लेम है कि ये रशियन शिपिंग पॉपुलेशन को जो ईस्टर्न यूरोप में या ईस्टर्न यूक्रेन में रहती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था। एंड मोर ओवर इट वांट्स टू रिप्लेस अ यूक्रेनियन गवर्नमेंट लेड बाय whom, you tell me, led by whom? So who is the leader of Ukraine right now? He recently went to US also, US भी जाके आए थे, फिर अभी वो पेरिस में यहाँ पे मीटिंग्स में भी इन्वॉल्व है। एंड why I want you to write that name is because इनके नाम की स्पेलिंग आपसे पूछी जा चुकी है। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर अगर आपसे नाम की स्पेलिंग पूछ रहा है तो वो ये देख रहा है कि आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहे हो, प्रॉपरली पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। और इट वुड हैव बीन मतलब वेरी लो चांस वुड हैव बीन देयर कि अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ये नाम को रोज पढ़ रहे थे तो आपको स्पेलिंग याद ना हो। ओके, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिखिए और एकदम करेक्ट नाम लिख लेना, ठीक है। तो ये था, तो ये 3 है। और फाइनली रशिया ने डोनेस्क एंड लुहान, जो मैंने अभी आपको बताया, उनको बोला कि ये सब अब आपके इंडिपेंडेंट रीजन्स है, अभी उनको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डिक्लेयर करा है। विद टाइम ऑब्वियसली एवरीवन अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे वो उसको अपनी पॉपुलेशन का पार्ट बना लेगा। ओके, तो ये है इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हुआ। सो पहला एनर्जी क्राइसिस हुई बिकॉज आपके जो रशिया जो है इट्स अ वेरी बिग एक्सपोर्ट सोर्स फॉर क्रूड ऑयल एज वेल एज फॉर नेचुरल गैस। एंड पूरा का पूरा जो यूरोप है, एटलीस्ट ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप भी, बहुत हद तक जर्मनी तक भी, इनकी गैस की पाइपलाइन थी रशियन की। एंड बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने स्टार्ट हुए तो रशियन गैस जो थी वो आपकी सप्लाई होना बंद हो गई। उससे क्या हुआ, एनर्जी क्राइसिस हुआ बिकॉज गैस की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस वो इंक्रीज हुई बिकॉज रशिया जो था वो आउटसाइड मार्केट चला गया। सेकंड इज फूड क्राइसिस। अब फूड क्राइसिस लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया इज आल्सो अ बिग एग्रीकल्चर पावर हाउस, बट एट द सेम टाइम रशिया और यूक्रेन ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वीट के। यस, यूक्रेन एंड रशिया आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट, एंड ये दोनों के दोनों वर्ल्ड के लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर्स भी थे। एंड जब वॉर स्टार्ट हुआ तो सप्लाई चेन जो थी वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे वीट शॉर्टेज भी होनी स्टार्ट हुई। एंड ऑब्वियसली इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑल्सो टुक प्लेस अक्रॉस मेनी कंट्रीज बिकॉज फूड क्राइसिस हुई तो फूड के प्राइसेस बढ़ चुके थे, एनर्जी क्राइसिस हुई तो गैस के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके थे, तो इसलिए इश्यूज हुए। अब करंट सिचुएशन क्या है, फ्रंट लाइन जो है बेसिकली जहां पे वो पर्टिकुलर फोर्सेज आपकी स्टेशन है वो स्टेबलाइज हो चुकी हैं, दोनों अपनी जगह पे मौजूद हैं और अभी आगे वॉर में कुछ भी नहीं हो रहा है अपार्ट फ्रॉम ओकेजनल मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स। सेकंड इज यूक्रेन इज वॉर weary but still resisting with western help. यूक्रेन जो है it is not that powerful कि वो रशिया को यहाँ पे काउंटर कर पाता, but it has been able to counter Russia for the last 3 years because it is getting western help. western help की वजह से वो यहाँ पे रेजिस्ट कर पा रहा था, अदरवाइज यूक्रेन could not have fight it, और वो वॉर weariness वहाँ पे आ चुकी है। बट लेट्स सी कि यहाँ पे और कुछ किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद रशिया जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन फेस कर रहा है, बट बिकॉज यहाँ पे उसे चाइना एंड इंडिया हमारी कंट्री ने सपोर्ट करा है। एंड आई यू आर अवेयर कि इंडिया जो है, रशिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन चुका था कुछ सालों से आपका, बिकॉज हमें वहां पे चीपर रेट्स पे ऑयल मिल रहा था एंड वी बिकेम एन ऑल्टरनेटिव मार्केट फॉर रशियन ऑयल ऑल्सो। तो यहाँ पे रशिया को भी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो भी स्टैंड कर पा रहा है। अब यहाँ पे पीस लग तो रहा है, बट यूएस के रिमार्क्स हम ये शो कर रहे हैं कि अब क्या है, इस पर्टिकुलर वॉर को लेके फैटिग बेयर अप होना स्टार्ट हो चुका है। इस वजह से एवरीवन वांट्स अ क्विक सॉल्यूशन फॉर इट एंड नो वन इज लुकिंग फॉर जस्टिस हियर नाउ कि यहाँ पे रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया था। दे समहाउ वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर वॉर। ओके, तो ये है यहाँ पे रिगार्डिंग कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग योर रशिया यूक्रेन वॉर। इतना आपको अगर इस पर्टिकुलर वॉर के बारे में पता है, इसका कंटेक्स्ट अगर आपको समझ में आ गया, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर अपकमिंग क्लैट एलेट एग्जाम, अनलेस यहाँ पे कोई और बड़ी चीज होती, फॉर एग्जांपल कि फाइनली इस पर्टिकुलर वॉर का इस साल अक्टूबर नवंबर तक अगर डिसीजन आ जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा एंड एट दैट टाइम हम इसको फिर से अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स होम बायर्स राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली अगेंस्ट देयर बिल्डर्स। तो यहां पे ये पर्टिकुलर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इसके अंदर में हम दो चीजें डिस्कस कर लेंगे। एक तो हम यहां पे फ्री स्पीच जो है, जब ये कमर्शियल स्पीच की बात आती है और यहां पे किसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने की बात होती है, तो अब हम इस पर्टिकुलर फ्री स्पीच को कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड सेकेंड, वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन टू बी एग्जैक्ट। बट बिफोर यू अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। और ये हर बड़े शहर की कहानी है कि वहां पे कोई बिल्डर होता है जिसने बड़े बड़े सपने दिखाए होते हैं, उसने एक बड़ा सा प्लान ले डाउन करा होता है कि हम ऐसा टाउनशिप बना रहे हैं, इसके अंदर में ये फैसिलिटीज होंगी, आपको यहाँ पे ये इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे और आपकी बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ हो पाएगी। और यहाँ पे जो होम बायर होता है वो बिल्डर से पर्टिकुलर हाउस बाय कर लेता है। एंड देयर इज ऑलवेज अ मिसमैच इन व्हाट इज प्रॉमिस एंड व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड। और उसके बाद में होम बायर्स जो होते हैं, दे बिकम सैडेंड, दे बिकम एंग्री बिकॉज दे फील लाइक दे हैव बीन चीटेड बाय द बिल्डर, कि जो सपने तो बड़े बड़े दिखाए गए थे पर प्रॉमिस कुछ भी नहीं कहा। तो हो सकता है आप किसी टाउनशिप में रहते हो, बट यू नो समवन या यू नो दिस पर्टिकुलर केस इन योर सिटी कि यहाँ पे बिल्डर ने बोला था कि मैं ऐसा घर बना के दूंगा, ये करके दूंगा, बट एक्चुअल में जब डिलीवरी होती है तो यू सी लाइक कि आपके साथ चीटिंग हुई है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपका हुआ। ए संगरी करके, ए सूरती डेवलपर्स करके हैं, उन्होंने ऐसे ही फ्लैट्स बनाए थे और वहां पे जो पर्टिकुलर होम बायर्स, उनको जो प्रोमिसेस थी, उनके कुछ ग्रीवांसेस थे जो उसमें टैकल नहीं किए जा रहे थे, उनको वहां पे करेक्शन नहीं किया जा रहा था। सो व्हाट दे डिड वाज द होम बायर्स, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक इनोवेटिव मैकेनिज्म निकाला। उन्होंने क्या करा, अपनी जो बिल्डिंग्स उन पे बड़े बड़े बैनर्स लगे इंग्लिश और हिंदी के अंदर में, और वहां पे उन्होंने उनके जो ग्रीवांसेस थे उनको मेंशन कर दिया। अब यहां पे जब उन्होंने ग्रीवांसेस मेंशन करा कि भाई ये जो हमारा बिल्डर है, इसने ये प्रॉमिस करा था, ये पूरा नहीं करा, वो नहीं करा, तो यहां पे जो बिल्डर है उसने क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल किया। यस, कि ये लोग जब इस टाइप से मेरे पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में इस टाइप के पैम्पलेट्स, इस टाइप का कोई बैनर पुटअप करते हैं, तो ये मेरी कंपनी को डिफेम करता है और ये क्रिमिनल डेफेमेशन जो एक क्राइम है उसके अंदर में फॉल करता है। तो ये केस फाइल होता है मुंबई के एक पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर में। जो होम बायर्स हैं वो हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट को, कि ये पर्टिकुलर केस जो है क्रिमिनल डेफेमेशन का केस नहीं बनता है। इन केस अगर उसे केस फाइल भी करना है तो सिविल डेफेमेशन का बनता है। हमारे पास में फ्री स्पीच का राइट है और हम इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके, यहां पे हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है, वो केस को विड्रॉ नहीं करता है। तो ये जो होम बायर्स हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो होम बायर्स हैं उनका पीसफुली प्रोटेस्ट करने का राइट है अगेंस्ट देयर बिल्डर्स। तो यहां पे अगर कोई ना कोई उनका ग्रीवांस है, अगर वो विदाउट यूजिंग एनी अब्यूजिव लैंग्वेज, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका पूरा राइट है प्रोटेस्ट करने का। और यहां पे बिल्डर जो है या पुलिस जो है वो उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल नहीं करती है। मोर ओवर, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर पीसफुल प्रोटेस्ट है ये डेफेमेशन के एक एक्सेप्शन में आता है। तो यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्री स्पीच क्या होता है, आपके पास में क्या राइट है, डेफेमेशन क्या होता है, डेफेमेशन के एक्सेप्शन क्या है, और ये क्यों पर्टिकुलर आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये क्यों साउंड इन लॉ है। तो पहले आप समझिए कि फ्री स्पीच जो है, फ्री स्पीच का जो राइट है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 19(1)(a). तो हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो यहां पे आपको ये समझना है कि जो बिल्डर है, जो पर्टिकुलर ये बिल्डिंग बना के बेच रहा है, उसके पास में कमर्शियल स्पीच का राइट होता है, विच मींस कि अगर वो एडवर्टाइज करना चाहता है तो वो एक प्रॉपर, अगर सही तरीके से लीगली अगर वो एडवर्टाइज करना चाहे, कुछ भी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करे, तो उसके पास में कमर्शियल स्पीच का राइट होता है। एट द सेम टाइम अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसका जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये भी उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट होता है। एज लॉन्ग एज अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप किसी को अब्यूज नहीं कर रहे हो, आप किसी को डिफेम नहीं कर रहे हो, तो आपके पास में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट आता है। ओके, बट आई सेड कि इसमें आपको किसी को डिफेम नहीं करना है। अब यहां पे दूसरा कंसेप्ट जो आपके सामने आएगा वो आएगा क्रिमिनल डेफेमेशन का। अब आपके आईपीसी के अंदर में पहले और अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो क्रिमिनल डेफेमेशन को यहां डिफाइन करता है, और यहां पे ये कहता है कि अगर कोई पर्सन पब्लिश करे या कुछ ऐसा बोले जिसमें इंटेंशन है सामने वाले पर्सन की रेप्यूटेशन को हार्म करने का, तो उस पर्टिकुलर केस में क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल होता है।
हाउएवर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रिमिनल डेफेमेशन के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सिविल में भी लग जाते हैं, क्रिमिनल में भी लगते हैं। पहला एक्सेप्शन है कि आपका इंप्यूटेशन है वो ट्रुथ है और पब्लिक गुड के लिए। ओके, तो ये आपका ट्रुथ है, सच बात बोली है आपने और पब्लिक गुड के अंदर में बोली है, नॉट फॉर प्राइवेट गुड बट पब्लिक का गुड होगा अगर मैं ये सच्चाई बोलूंगा, तो उससे अगर किसी की डेफेमेशन भी हो रहा है स्टिल वो डेफेमेशन के क्राइम में नहीं फॉल करेगा। दूसरा है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर मैं यहां पे फेयर क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, यहां पे जो पर्टिकुलर काम किया गया है तो मुझे वो अलाउड है। थर्ड इज स्टेटमेंट मेड इन गुड फेथ कंसर्निंग पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। तो यहां पे ये भी एक पर्टिकुलर आपका एक्सेप्शन बन जाता है। और अगर आप यहां पे एक्सेप्शन नंबर 2 देखेंगे कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, यहां पे बिल्डर ने कुछ पर्टिकुलर प्रोमिसेस थे जो नहीं करे और वो हम उसका फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्रिमिनल डेफेमेशन के एक्सेप्शन में भी फॉल होता है। मोर ओवर यहां पे अगर बिल्डर का कोई ग्रीवांस है, डेफेमेशन का भी ग्रीवांस है, तो ये एक सिविल केस बनता है कि आप यहां पे उनसे कुछ आप उनसे हर्जाना ले सकते हो, आप उनसे के अगेंस्ट से कंपनसेशन ले सकते हो फॉर डेफेमेशन। बट यहां पे क्रिमिनल डेफेमेशन का केस नहीं बनता है, तो आप क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लैरिफाई करा है कि आप यहां पे डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकते हैं। और यहां पे कहीं ना कहीं मैसेज सेंड करा गया है पुलिस ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि अगर इस टाइप का कोई केस होता है जहां पे कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप एक सिविल केस को क्रिमिनल केस के अंदर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जस्ट टू बेसिकली इंटिमिडेट जो यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के अंदर में इंटीमेशन का इशू है, ये यूपी के अंदर में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर में आप देख पाएंगे। ओके, एनीवे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां अपहोल्ड करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, नो जीएसटी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन ओवर 2000, सेंटर क्लैरिफाइज। यहां पे सेंटर का क्लैरिफिकेशन इसलिए आया है कि आप सब यूपीआई को यूज करते हैं, एवरीवन गोज एंड स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को और सिंपली आप पेमेंट कर देते हैं। ये जो पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम है इसे बोला जाता है यूपीआई। एंड आई एम फीलिंग गिल्टी कि मैंने आपको उसका फुल फॉर्म दी थी, बिकॉज मैं आपसे इसका फुल फॉर्म पूछना चाहता था कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। एनीवे, यूपीआई जो है ये स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक फैसिलिटी है जो आपकी जो बैंकिंग आपके चैनल्स वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप सारे बैंकिंग्स को अगर यूपीआई पे रजिस्टर कर लेंगे तो आपको सिर्फ क्यूआर कोड करना है, आपको अपना पासवर्ड उसके अंदर में अपना कोड डालना है और आप किसी भी बैंक अकाउंट से उस पर्टिकुलर पर्सन को यहां पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे एक रूमर आया था कि गवर्नमेंट जो है वो ये कर रही है कि अगर आप 2000 से ऊपर का यूपीआई पेमेंट करोगे तो उस पे जीएसटी लगेगा। ओके, तो ये एक रूमर था कि अगर 2000 से ऊपर का आपने यूपीआई पेमेंट करा है तो उस पे आप गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी कलेक्ट करेगी। तो सेंटर ने यहां पे क्लैरिफिकेशन दी है कि यहां पे कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि हम यहां पे जीएसटी इंपोज कर रहे हैं। यहां पे जो आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन है जिसकी लिमिट है अप टू 1 लाख पर डे, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यूपीआई की करंट लिमिट है 1 लाख रुपीस पर डे, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और अभी तक कुछ इसमें कमी या ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, आप अपना चाहें तो इसको 5000 10,000 अपने हिसाब से अकाउंट में जाके कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट होती है पर डे यूपीआई की 1 लाख पर डे, नॉट पर ट्रांजैक्शन, पर डे के अंदर में, यानी टोटल 1 लाख का ट्रांजैक्शन आप यूपीआई से करंटली कर सकते हैं। इसके अंदर में कुछ एक्सेप्शन दिए गए कि जो बिजनेसेस होते हैं उनके जो लिमिट्स होती है वो 5 लाख तक करी जा सकती है। कुछ केसेस में बैंक से परमिशन लेके उसको और भी इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा है कि कोई भी जीएसटी लेने का यहाँ पे चांस नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम यूपीआई के बारे में कुछ बेसिक्स पता हो तो आपका जो यूपीआई है इट्स जस्ट 9 इयर्स ओल्ड, तो नेक्स्ट ईयर इसकी 10 इयर्स हो जाएंगे 26 में, तो ये टॉपिक नेक्स्ट ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज 10 ईयर एनिवर्सरी होगी यूपीआई की एंड ये एक गेम चेंजर रहा है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे, एक डेवलप कंट्री में भी जाओगे, दे आर स्टिल बिहाइंड अडॉप्टिंग दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। डेवलप कंट्रीज में भी आज के टाइम में कैश, क्रेडिट कार्ड ये सब यूज होता है, बट यूपीआई जैसे पेमेंट अभी भी इतने पॉपुलर नहीं हुए। ओके, एनीवे, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2016 बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज अ गवर्नमेंट एंटिटी। ये पर्टिकुलर एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च करा था, जिसके थ्रू आप जो डिफरेंट एप्स होते हैं, या तो आप भीम ऐप होता है जो गवर्नमेंट का है, आई वुड से कि आप उसे डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज उस पर कैशबैक भी मिल रहा है अभी। इसके अलावा आपका जो पेटीएम है, आपके गूगल पे, वो सब यहाँ पे यूपीआई को ही यूज करते हैं। जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर है वो आपका यूपीआई ही है। ओके,
ओके, इसके अंदर में आप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम करते हो जिसमें इंस्टेंटली पेमेंट हो सकता है बैंक अकाउंट्स में वाया मोबाइल। एंड थर्ड इज इसमें आप पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हो और पर्सन टू मर्चेंट भी कर सकते हो। ओके, तो पर्सन टू पर्सन यानी आपने अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली मेंबर्स को करा, मर्चेंट इज लेट्स से कि कोई शॉपकीपर है उसको आपने करा तो वो एज अ मर्चेंट भी रजिस्टर हो सकता है और अपने पर्सनल अकाउंट में भी ले सकता है। इसके अलावा ये आपका लिंक होता है आधार के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं आप जैम ट्रिनिटी का भी पार्ट बता सकते हो। जैम ट्रिनिटी इज अ कंसेप्ट जिसके अंदर में जन धन अकाउंट, एक पर्सन का जो अकाउंट होता है उसको A स्टैंड्स फॉर आधार एंड M स्टैंड्स फॉर मोबाइल नंबर, इन तीनों को यहां पे इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड करंटली देयर इज 0 चार्जेस ऑन पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस आल्सो। ओके, तो यहां पे आपका जो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन है उस पे भी 0 चार्ज लगता है। ओके, अब यहां पे पर्सन टू मर्चेंट जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं जिसको बोला जाता है MDR। MDR इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीआई के ऊपर पे MDR जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो एक टाइप का यहां पे आपका चार्ज होता है, इट्स अ चार्ज जो मर्चेंट पे करता है। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज है ये यूपीआई पे लगता तो है बट इसकी करंटली वैल्यू 0 है, विच मीन्स कि गवर्नमेंट फ्यूचर में MDR लगा तो सकती है बट करंटली यूपीआई पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए अभी 0 है। फॉर एग्जांपल कि जब आप कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यहां पे ट्रांजैक्शन करते हो तो यहां पे जो पर्टिकुलर बैंक होता है वो मर्चेंट से MDR चार्ज करता है बिकॉज वो उनको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की को स्वाइप करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। सो रिमेंबर दिस कि MDR जो होता है आपका वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाकी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन पे लगता है बट करंटली यूपीआई को प्रमोट करने के लिए MDR जो है उसका परसेंटेज 0 रखा हुआ है। रिमेंबर ये हम नहीं पे करते हैं, ये मर्चेंट पे करता है, तो ऑब्वियसली मर्चेंट अपनी जेब से तो देगा नहीं। तो आप ये मान के चलो कि आपको जो MRP मिल रही है या आपने जो सर्विस का चार्ज या टोटल पैसा दिया है उसके अंदर में वो कहीं ना कहीं इसको भी कंसीडर करेगा कि ये भी मेरा पेमेंट है। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज है अभी एप्लीकेबल ऑन क्रेडिट डेबिट कार्ड है, यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर अभी नहीं हुआ है। करंटली इट हैज बीन रिमूव फॉर पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई एंड रुपे कार्ड ट्रांजैक्शन टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। ये रुपए कार्ड्स होते हैं जो इंडिया के, जैसे वीजा मास्टर कार्ड होता है जो आपके यूएस बेस्ड कंपनीज का है। रुपए जो है ये सिमिलर एक इसी टाइप से मर्चेंट है, कार्ड प्रोवाइडर है जो बेसिकली कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर पे भी MDR नहीं लेता है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिख रहा है नॉन फॉर 0 चार्जेस ऑन PTM ट्रांजैक्शन, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे आपका जो MDR है वो लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे GST की बात हुई है तो एक बार बेसिक GST को फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे। GST विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जुलाई 1, 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको आप GST डे की तरह सेलिब्रेट भी करते हो। इट इज सेलिब्रेट GST डे और ये आपका इंक्लूड हुआ था बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे आपके, अब उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करके एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया है जो है आपका GST। इस GST के अंदर में आपका जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसके ऊपर पे आप ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लगाते हो। रिमेंबर इसके अंदर में 5 रेट्स हैं, 0% भी एक रेट है, 5% भी एक रेट है, 12% एक रेट है, 18% एक रेट है और एक 28% है। ये 5 रेट्स हैं आपकी GST के अंदर में। ओके, इसके अलावा कुछ GST एग्जेम्प्ट गुड्स होते हैं। कितने टाइप के GST हैं? 3 टाइप के, CGST, SGST और IGST। CGST सेंटर चार्ज करता है, स्टेट GST स्टेट चार्ज करता है और IGST इंटीग्रेटेड GST जो होता है ये सेंटर चार्ज करता है, बट ये आपके या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है या फिर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे आपका IGST लगाया जाता है। बट 3 टाइप के GST होते हैं, 5 टाइप के रेट्स हैं। जुलाई 1 को ये आपका स्टार्ट हुआ, तो टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जितने आपके इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको रिप्लेस करके हमने एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर डेवलप किया है। ओके, तो ये बेसिक है GST का। कभी GST की कोई न्यूज बड़ी आएगी तो इसको भी हम डिटेल में वहां कवर करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं तो अगेन ये न्यूज कई बार पिछले बहुत टाइम से न्यूज में चल रही है बिकॉज फाइनली एक गगनयानी, आपके जो एस्ट्रोनॉट हैं जो गगनयान में जाएंगे, उनको एक प्रायर एक्सपीरियंस देने के लिए हम स्पेस यूएस का जो एक्सियोम स्पेस है उसके एक मिशन पे हम इसे स्पेस में भेज रहे हैं एंड दैट पर्सन है शुभांशु शुक्ला। सो इज वन ऑफ द ग्रुप कैप्टन जो गगनयान मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था और इनको ट्रेनिंग के लिए, इनको एक प्रायर एक्सपीरियंस देने के लिए इनको एक्सियोम 4 मिशन के ऊपर पे हम इनको स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रहे हैं। सो दैट इज द न्यूज। तो वही न्यूज यहां पे आपको दिख रही है। और जब ये मई 2025 में जाएंगे, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि
he is going to be the second Indian only. He is going to be the second Indian after Rakesh Sharma. First was Rakesh Sharma. He is going to be the second Indian to go into space and also the first Indian to go at International Space Station. तो जो एक स्पेस ऑब्जर्वेटिव वेरी सून ये आपकी एंड होने वाली, इसकी भी एज जो है वो कंप्लीट होने वाली है, तो इस वजह से अब इसको रिटायर करा जाएगा और फिर शायद नया कोई स्पेस स्टेशन बनाएगा। इंडिया भी जो है वो प्लान कर रहा है अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए। 2036 का प्लानिंग है हमें, तो जब कभी न्यूज में वो आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बट करंटली ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा। इट इज बीइंग अंडरटेकन बाय अ प्राइवेट स्पेस कंपनी। इट्स अ प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस जो बेसिकली इस मिशन को कर रही है। और एक्सियोम स्पेस जो है इट्स गोइंग टू बी अ बिग नेम इन फ्यूचर बिकॉज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिटायर होने के बाद इट इज प्लानिंग अ प्राइवेट स्पेस स्टेशन इन द एयर आल्सो। ओके, तो ये है रिगार्डिंग एक्सियोम स्पेस आल्सो। अगर हम गगनयान मिशन की थोड़ा सा डिटेल देख लें तो इट वाज सपोज टू लॉन्च इन 22 बट बिकॉज ऑफ कोविड ये डिले हो गया। अब इसकी नेक्स्ट ईयर जो था वो 2025 था, बट प्रोबेबली इस साल भी नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हम जो है हमारे खुद के 4 एस्ट्रोनॉट्स को इसरो जो है अपने खुद के रॉकेट के ऊपर पे स्पेस में 3 से 4 दिन के लिए वहां पे स्पेस के लिए भेजेगा। तो यहां पे गगनयान मिशन में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑब्वियसली इसरो से कर रहा है बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी द गगननॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स जो ये कर रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट में इस पर्टिकुलर चीज को भेजा जाएगा। 3 दिन का मिशन है और उसके बाद में ये रिटर्न सेफली हो जाएंगे। ओरिजिनली प्लान फॉर 22 लाइक आई टोल्ड यू, बट कोविड-19 की वजह से ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, ट्रेनिंग कहां पे हुई है? इन सब की ट्रेनिंग हुई है आपकी रशिया के अंदर में, बट शुभांशु शुक्ला इज समवन जो यहाँ पे यूएस के अंदर में भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली मेनी अ टाइम्स यू शुड नो कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा। सो रॉकेट नेम इज LVM-3 जो पहले जिसका नाम GSLV Mk3 था। ओके, और ये इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है विच इज की जो पर्टिकुलर प्लेन हम सेंड करेंगे, रॉकेट जो हम सेंड करेंगे वो LVM-3 नहीं है, वो होगा HLVM-3। और ये H क्यों लगा है? H का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन रेटेड LVM-3 जिसपे आपका यहाँ पे स्पेस मिशन सेंड किया जाएगा। यहाँ पे वो 4 पर्सन्स के नाम है जो एस्ट्रोनॉट्स अभी फाइनली आपके फाइनल हुए हैं। ही इज गोइंग टू बी द मेन पायलट एंड द 3 इज गोइंग टू बी द सपोर्टिंग पायलट। बट इसमें जो शुभांशु शुक्ला है ही इज द वन जो एक्सियोम 4 मिशन पे जाके प्रायर एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इन 4 में से 3 जो है वो फाइनलाइज होंगे जो पर्टिकुलर स्पेस मिशन पे आपके जाएंगे। नेक्स्ट पे आता है फाइनेंशियल 25 में फार्मा एक्सपोर्ट जो है उसने 30 बिलियन क्रॉस किया है। सर्ज है 31% का मार्च के अंदर। यस, यहाँ पे आपका जो फार्मा सेक्टर है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर में बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ कर रहा है। एक मंथ के अंदर में 31% का सर्ज हुआ है। $30 बिलियन का जो हमारा यहाँ पे अमाउंट है, इतने सारे मनी की, इतने सारे कैश की हमने यहाँ पे फार्मा को एक्सपोर्ट करा है। ओके, तो ये तो सिर्फ कंटेक्स्ट है न्यूज में, आई डोंट वांट कि आप डिटेल में जाओ, बट आई थॉट कि यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं जो आपके वन लाइनर्स के फॉर्म में क्लैट एलेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट देखा जाए तो टोटल $770 बिलियन का एक्सपोर्ट रहा है पिछले साल। फाइनेंशियल 25 की बात चल रही है आपकी यहाँ पे, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का ये फाइनेंशियल 25 होगा और इसमें हमने 770 बिलियन का एक्सपोर्ट करा है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपके टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर्स कौन से। टॉप 5 मैंने यहां पे आपको बताए हैं, बट यहां पे आप देखोगे कि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोल को यहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। यस, क्रूड ऑयल जो हमारे पास बहुत 90% हमारा जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट किया जाता है बिकॉज इंडिया के अंदर में रिसोर्सेज या सोर्स बहुत कम है क्रूड ऑयल के। और यहां पे टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर क्या है? इट इज अगेन गोइंग टू बी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो यहां पे द रीजन इज कि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, हम यहां पे यूज भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास रिफाइनरी कैपेसिटी है तो हम उसको रिफाइन करके बाकी कंट्रीज को भी सेल करते हैं। ओके, इसके बाद टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, यू कैन सी हियर फार्मा 3rd पे है, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। अगेन पॉइंट टू यू कि पांचों याद हो जाए वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट टॉप 3 आपको याद होने चाहिए। ओके, और ये इंपॉर्टेंट डेटा रह जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट अगर इंपोर्ट आइटम्स की बात करें, इंपोर्ट क्या करते हैं? ऑब्वियसली क्रूड ऑयल इज गोइंग टू बी द टॉप इंपोर्ट थिंग। सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, थर्ड इज कोल एंड फोर्थ इज गोल्ड। तो यहां पे देख पा रहे हैं आप क्रूड ऑयल, कोल, 2 एनर्जी सोर्सेज, यानी हम कितने ज्यादा एनर्जी डेफिशिएंट
डिफिशिएंट है, वी आर सो मच इंपोर्ट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस में किया गया, यूएई में किया गया, यूके, बांग्लादेश एंड चाइना। यहां पे चाइना 5th पे है और इंपोर्ट में चाइना टॉप पे है। सेकंड पे रशिया आ चुका है बिकॉज हम वहां से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज रशिया वाज नॉट इन द टॉप 5 आल्सो। थर्ड पे यूएई आता है और फोर्थ पे यूएस आता है। दीज आर द इंपोर्ट सोर्स कंट्री जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, दीज आर द एक्सपोर्ट कंट्री जहां पे हम सामान को बेचते हैं। तो ये कुछ डेटा हो जाएगा, प्लीज राइट डाउन दिस डेटा। प्रोबेबली इसमें कुछ चेंजेस होते हैं मिड ऑफ द ईयर, तो आई लेट यू नो, बट अदरवाइज ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये साल भर के लिए आपका यही रहने वाला है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, तो आज तो स्पेस हैवी हो चुका है पूरा आपका न्यूज़पेपर। इसरो और नासा फाइनली यहाँ पे निसार जो एक मिशन है उसको इस साल जून के अंदर में लॉन्च करने की बात चल रही है। वन ऑफ द रीजन व्हाई इट वाज डिलेड वाज कि जो बाकी के स्पेस मिशन है, गगनयान और उन सब पे ज्यादा फोकस हो गया था, तो ये कहीं ना कहीं बैक बर्नर में चला गया था, बट फाइनली अब इसको सामने लाया गया है। तो जो निसार मिशन है, एज अ नेम सजेस्ट, इसी में इसका फुल फॉर्म है, निसार का फुल फॉर्म है नासा ISRO सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन और द सैटेलाइट। एंड इसी में दोनों इंडिया और यूएस की स्पेस एजेंसी, इंडिया और यूएस की स्पेस एजेंसीज के यहाँ नाम दिख रहे हैं और उसी बेसिस पे इसका मिशन का नाम करा गया है नासा ISRO सिंथेटिक एपर्चर रेडार। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ओके, तो अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा और द गुड थिंग अबाउट इज कि इसकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज बहुत हाई है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ग्लेशियर रिट्रीट्स को स्टडी करेंगे, तो मेजर जो इसका ऑब्जेक्टिव है, अगर एक लाइन में बोलूं तो इट्स गोइंग टू बी क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से मतलब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट, इफेक्ट एकदम इमीडिएट इम्पैक्ट देखे जाएंगे। इसके अलावा वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर चेंजेस, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक मूवमेंट्स को, और डायनेमिक प्रोसेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल हजार्ड्स। तो जो आपका निसार मिशन है, इसमें मेजरली हम क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या उसके इमीडिएटली हमें इम्पैक्ट दिख रहे हैं, उसको हम इस पर्टिकुलरली एडवांस सैटेलाइट के थ्रू मैप कर पाएंगे। इसलिए निसार मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थ ऑफ दिस सैटेलाइट जॉइंटली बाय नासा ISRO। पहली ऐसी सैटेलाइट है जो नासा और ISRO ने मिलकर करी है। इसको लॉन्च डिटेल्स में देखा जाए तो इंपॉर्टेंटली ISRO का जो GSLV रॉकेट है उस पे करा जाएगा। तो GSLV, आई एम श्योर यू नो दिस, GSLV का फुल फॉर्म आपको पता है, तो प्लीज आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, भागवत गीता नाट्य शास्त्र मैन्युस्क्रिप्ट्स एंटर यूनेस्को रजिस्टर, प्राउड मूवमेंट प्राइम सर। तो यहाँ पे यूनेस्को की एक पर्टिकुलर बुक है, एक रजिस्टर है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। और यहाँ पे एज अ नेम सजेस्ट कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ मेमोरीज जो हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पे हम बेसिकली प्रिजर्व करना चाहते हैं, एंड प्लस यहाँ पे उनको हम पॉपुलराइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रजिस्टर बनाया गया, मतलब यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको मैन काइंड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर में जो 1992 में यूनेस्को ने स्टार्ट किया था, तो रिमेंबर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, तो यूनेस्को आ सकता है। तो एक तो आप मुझे बताइए भाई यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म मुझे बता सके तो इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बेसिकली प्रिजर्व एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स हैं, ओरल ट्रेडिशन एक्सेट्रा है, इन सबको यहाँ पे आपके इस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में प्रिजर्व किया जाता है। और इट इज बेसिकली टू प्रोवाइड एक्सेस टू फ्यूचर जनरेशन की ये कहीं मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ये पुरानी हमारी हेरिटेज है, ये कहीं खो ना जाए, उसलिए हम इन रजिस्टर में इनको करवाते हैं। और यहाँ पे इंडिया ने अभी रिसेंटली भागवत गीता और नाट्य शास्त्र की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो इनकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है सबसे पुरानी हमारे पास जो है, उनको इसमें रजिस्टर में इंक्लूड करा है। और इस इंक्लूजन के साथ हमारे जो टोटल एडिशंस हैं वो 13 हो चुके हैं, 14 हो चुके हैं टोटल जो इसमें है, अब वो टोटल 14 हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर कंट्री हर साल 2 यहाँ पे आपके पर्टिकुलर बुक्स को यहाँ पे सबमिशंस को यहाँ पे कर सकता है, और हमारे जो इस साल के 2 सबमिशन थे दोनों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड एज पर प्राइम सर, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। तो यहाँ पे जो ये 2 पर्टिकुलर बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 2 बुक्स हैं, भगवद गीता मैन्युस्क्रिप्ट और नाट्य शास्त्र मैन्युस्क्रिप्ट। एक पॉइंट की फर्स्ट एंट्री क्या थी, तो ऋग्वेदा है 2005 की जो आपकी फर्स्ट एडिशन थी, और अब रिसेंटली जो 13th एंड 14th, एक्चुअल में ये 13th नहीं 14 होना चाहिए, should not be 13, 14 हो चुका है टोटल यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे 14 यहाँ पे सबमिशंस करे गए हैं टोटल। तो भागवत गीता है, तो भागवत गीता के सवाल आपसे वन लाइन में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के एलेट में बहुत चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यू शुड नो कि भागवत गीता जो ये कहाँ पे है, तो दिस इज पार्ट ऑफ महाभारत। बट एक और एक्स्ट्रा बात बताता हूं मैं आपको, इट इज सेड कि जो भागवत गीता है ये ओरिजिनली महाभारत की पार्ट नहीं थी, इसको बाद में इनकॉर्पोरेट करा गया है कि ओरिजिनल महाभारत का ये पार्ट नहीं थी। तो जो उसका छठा चैप्टर है, बुक 6 है, भीष्म पर्व। पर्व का मतलब चैप्टर होता है, पर्व का मतलब चैप्टर है। जो आपके महाभारत है उसके चैप्टर्स को पर्व बोला जाता है। तो जो भीष्म पर्व है उसमें उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में आपका गीता का मेंशन है। 700 वर्सेस हैं, 18 चैप्टर्स है, 18 अध्याय बोला जाता है, 18 चैप्टर्स हैं आपके गीता के अंदर में। तो ये 700 वर्सेस पता नहीं, बट चैप्टर जो है गीता के ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर में यू नो दिस कि इसका फॉर्म क्या है। तो एक डायलॉग है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, जहां पे जो आपके कृष्ण हैं वो यहाँ पे अर्जुन को उनका धर्म क्या है, धर्म क्या होता है, उनकी ड्यूटी क्या है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको क्यों यहाँ पे करना जरूरी होता है। तो ये है इसके बारे में। हिस्टोरिकल डेटिंग करी जाए तो 1st-2nd सेंचुरी BC का ये बताया जाता है ओरल ट्रेडिशन, और रिटर्न वर्जन जो है 2nd-3rd BC का यहाँ पे एक्सेप्ट करा गया है। नॉट BC, सॉरी, AD का, CE मतलब AD का, यहाँ पे कॉमन एरा का यहाँ पे एक्सेप्ट करा गया है। ठीक है। तो ये हम तो क्लेम करते हैं कि इससे और भी ज्यादा पुरानी है हमारा जो बिलीफ है, बट एज पर दिस पर्टिकुलर रजिस्टर यहाँ पे ओरल कंपोजिशन जो है वो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड कि 1st-2nd सेंचुरी BC में था और रिटर्न वर्जन इसका 2nd-3rd सेंचुरी में आया था। दूसरी जो बुक है वो है नाट्य शास्त्र, जो एक भारत मुनि करके एक संत सेंट थे, आपके सेज थे, ऋषि थे भारत मुनि, जिन्होंने ये नाट्य शास्त्र लिखी है। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसके अंदर में यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रामा, परफॉर्मेंस, एस्थेटिक इमोशंस, म्यूजिक। तो इन सबके बारे में जो एक पर्टिकुलर कंपेंडियम है इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, वो है नाट्य शास्त्र। और आज भी कोई अगर ड्रामा पढ़ता है, कोई भी आर्ट्स परफॉर्मेंस कुछ भी सीखता है, तो उसके करिकुलम के अंदर में नाट्य शास्त्र की जो नॉलेज है वो भी प्रोवाइड करी जाती है। और ये आज भी उतनी ही कारगर है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उस टाइम में थी। सो इट इज ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि इंडिया की परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुक भी यहाँ पे इंक्लूड करी गई। ओके, फाइनली एक और न्यूज देख लेते हैं। आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा, द वेरी फेमस द कैलाश मानसरोवर यात्रा, कई सालों के बाद वापस से ये आपकी रिज्यूम हो रही साल में। इट इज बिकॉज जो आपका कैलाश पर्वत है, आपका जो कैलाश पर्वत है वो इंडिया में नहीं, चाइना के अंदर में ले डाउन करता है, तिब्बत में ले डाउन करता है, विच मीन्स कि अगर आपको उसको विजिट करना है तो आपको चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये माउंट कैलाश 6,638 मीटर एंड लेक मानसरोवर 4,600 मीटर आर लोकेटेड इन द गारी प्रीफेक्चर ऑफ द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तो आई एम श्योर यू आर अवेयर, माउंट कैलाश एंड द लेक मानसरोवर, द होली लेक मानसरोवर, दोनों के दोनों आपके चाइना के अंदर में इंक्लूडेड हैं। तो इसलिए अगर आपको विजिट करना है, ये यात्रा करनी है, तो चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है। तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड उसके बाद में जो गलवान वैली क्लैश हुआ था, उस वजह से बहुत टाइम से ये पर्टिकुलर यात्रा थी, ये कंडक्ट नहीं हो रही थी। बट बिकॉज अब फिर से हम आपके टेबल पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों कंट्रीज नेगोशिएट कर रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं मानसरोवर यात्रा को इस साल रिज्यूम करेंगे। अब द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो पर्टिकुलर कैलाश मानसरोवर है, इट इज नॉट जस्ट अ होली प्लेस फॉर हिंदूज बट फॉर अदर रिलीजन्स ऑल्सो। यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अजीब सा हो गया, रिगार्डेड एज सीक्रेट बाय 4 रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बोन रिलीजन ऑल्सो। तो ये 4 ऐसे रिलीजन्स हैं जिनका ये पर्टिकुलरली आपका एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज स्पॉट है। लेक मानसरोवर जो है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। तो हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी, वन ऑफ द हाईएस्ट है आपकी ये है लेक मानसरोवर। कौन यात्रा जो होती है आपकी, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? सो गवर्नमेंट में इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग पार्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है, बिकॉज यहाँ पे आपको चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सारे जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, मतलब इंडियन सिटीजन्स हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, बट यू शुड बी एज 18 to 70 एंड मेडिकली फिट। प्रॉपर मेडिकल फिटनेस के आपके टेस्ट होते हैं और अगर आप उन्हें पास करते हो तो ही आप यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा को अंडरटेक कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक टू अंडरटेक। बहुत डिफिकल्ट होता है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ट्रैकिंग है। स्नो एवलांच और आपके स्नो स्टॉर्म्स ये बहुत कॉमन है। यू आर एक्चुअली इन वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। तो आपको बहुत ज्यादा फिट होना पड़ेगा अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं।
ओके इसके बाद 2020 में सस्पेंड करी गई थी, अब इसको वापस से करा जा रहा है। एक ये पॉइंट है, धारचूला उत्तराखंड में एक प्लेस है जहां से आपका ये माउंट कैलाश है जो विजिबल हो पाएगा। तो एक यहाँ पे आपका व्यूइंग पॉइंट जो है वो धारचूला उत्तराखंड में गवर्नमेंट बना रही है। ओके अगर यात्रा रूट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे तीन रूट्स हैं और तीनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो के तो नाम इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका रूट है वो है लीपू लेक पास। लीपू लेक पास जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपका एक एंशिएंट ट्रेड रूट भी था। सो दिस इज एन एंशिएंट ट्रेड रूट। एंशिएंट ट्रेड रूट था इंडिया चाइना के बीच में। इंडिया चाइना में जो एंशिएंट टाइम में जो ट्रेड होती थी वो इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट से होती थी, लीपू लेक पास। ठीक है, तो लीपू लेक का मतलब ही पास होता है। लीपू लेक पास जो रूट है ये इंडिया नेपाल चाइना के ट्राई जंक्शन पे, इसलिए ये लीपू लेक पास इंपॉर्टेंट है। तो ये वन लाइनर अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप नॉर्मल जीके का पेपर दोगे, लीपू लेक पास जो है उसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, किस स्टेट में है ये पूछा जा सकता है, कौन सा वो ट्राई जंक्शन है जो इंडिया नेपाल चाइना बॉर्डर पे है। तो लीपू लेक पास, आपको नाथुला पास, ये सब ऑप्शंस में दिया जा सकता है। शॉर्टेस्ट रूट है ऑपरेशन सिंस 1981 है आपका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पास है वो है नाथुला पास। तो ये जो पर्टिकुलर पास है ये ट्रेडिंग पॉइंट है। अगेन ये एक ट्रेडिंग पॉइंट है जो आपका सिक्किम, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। सिक्किम, भूटान, चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। तो आप नाथुला पास रूट भी ले सकते हो सिक्किम के थ्रू। थोड़ा सा लंबा है बट ये फुली मोटरेबल है। मतलब यहाँ पे आप आपके बाइक से, कार तो नहीं जाएगी, बाइक से आप यहाँ तक मानसरोवर तक जा सकते हो। ट्रैक ओनली फॉर सर्कुलेशन, मतलब जब माउंट कैलाश के चक्कर काट रहे हो, माउंट कैलाश के जब आप चक्कर काट रहे हो तब आपको मानसरोवर लेक तक आप बाय टू व्हीलर जा सकते हो और उसके बाद में आपको वहां से आगे जाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस 1500 किलोमीटर। यू कैन सी हियर कि आप एक तो यहां से जा सकते हो और एक घूम के जा रहे हो। तो ये दो मेन रूट्स हैं जो 2015 में ही ओपन हुआ है। थर्ड जो रूट है वो इंडिया का नहीं है, वो नेपाल का रूट है जो 23 में ही ओपन हुआ है। बट इट्स एन एक्सपेंसिव रूट बिकॉज यहाँ पे आपको चाइना से वीजा या परमिट फीस लेनी पड़ती है, तब जाके आप इस पर्टिकुलर रूट को यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो नेपाल का पास है, इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू आप एरियल यहाँ पे मतलब बाय हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन्स उसको भी यूज कर सकते हो। बट दिस इज हाउ यू बेसिकली टेक दिस पर्टिकुलर यात्रा। ओके तो यात्रा जो है ये सब इंफॉर्मेशन है आपकी और ये तीन रूट्स हैं। मैप अगर आप देखेंगे तो मैप से आपको इजीली याद हो जाएगा कि एक मैप बना लेना, ऐसे सिंपल सा, थोड़ा सिंपल सा मैप बना, नेपाल बना लेना, यहाँ पे लीपू लेक बना लेना, यहाँ सिक्किम बना के यहाँ पे नाथुला बना लेना। तो और ये दो पासेस आपको याद ऐसे हो जाएंगे। ओके सो इन केस यू आर प्लानिंग टू गो टू कैलाश मानसरोवर, टू मेक श्योर कि यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, सारे मेडिकली टोटली फिट होने चाहिए एंड यू शुड बी बिटवीन 18 to 70 ईयर्स। आई थिंक अभी सब आप 50 से कम के ही होंगे। ठीक है, एनीवे तो आप सबको अगर इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आप फॉल करते हैं और आप मेडिकली फिट हैं तो आप ये पर्टिकुलर जो ट्रैक है इसको कर सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड भी टू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रैक। ओके सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।